श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम परिचर्चा में। आज का विषय है ऑनलाइन गेमिंग का बढ़ता दुष्प्रभाव। श्रोताओं, आए दिन अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया से और दूसरे तंत्रों से हमें ये सूचना, ये खबरें, परेशान करने वाली खबरें मिलते रहती हैं कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण या तो कहीं आत्महत्या हो गई या किसी का आर्थिक नुकसान हो गया। और इसलिए आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो मौजूद हैं पटना शहर की मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बिंदा जी और पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता राघवेंद्र कुमार जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। जी नमस्कार। धन्यवाद सर। सभ्यता की शुरुआत से ही मानव का लगाव रहा है खेलों के लिए। शुरू में तो प्रतिस्पर्धा के लिए या लीडरशिप क्वालिटी को जनरेट करने के लिए, उसे और डेवलप करने के लिए खेल खेले गए, लेकिन समय के साथ खेल के मैदान से कुरते गए और तकनीक बढ़ती चली गई। इसका परिणाम ये हुआ कि बच्चे समय ज़्यादा बिताने लगे वीडियो गेम्स पे और उसी का एक विकराल रूप आज ये ऑनलाइन गेमिंग है। तो डॉक्टर बिंदा, आपसे जानना चाहेंगे कि खेलों के प्रति ये कौन सी साइकोलॉजी है जिसे बच्चे बार बार उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, वो गेम खेलना चाहते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। अभी ऑनलाइन गेम जो शुरू हो गया है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हमारा कोविड का आना हुआ, क्योंकि बच्चों को घर में रखा गया, ऑनलाइन क्लासेस होने लगे, उनके हाथ में जो मोबाइल नहीं था, अचानक उनके हाथ में मोबाइल, इंटरनेट की सुविधा हो गई। और जब उन्होंने गेम, कोई भी चीज़ें जो चमकती हैं बच्चों को बहुत आकर्षित करती हैं, और ख़ास करके बच्चों का स्वभाव होता है वो किसी भी एक्सपेरिमेंटिंग नेचर के होते हैं। कुछ नई चीज़ें होती हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। और जब उन्होंने सामने में अपने गेम देखा तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, एंजॉय किया, और धीरे धीरे वो बाहर के गेम से कटने लगे। और माँ पिताजी जो अभिभावक हैं उनको भी लगता है अगर बच्चा कोई बदमाशी करता है तो हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि चलो बेटा खेलो, शांति से रहो। और ये जब धीरे धीरे एक गंदी आदत में परिवर्तित हो जाता है, एडिक्शन जिसको कहते हैं, गेम का एडिक्शन, तब परेशानियां हमें दिखने लगती हैं। जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, और ये हुआ भी कई जगह कि गेम में अगर माता पिता ने बच्चों को मना किया कि तुम मत खेलो तो बच्चे ने या तो मारपीट की या खुद को ख़त्म कर दिया। तो ये बहुत इसको कहते हैं बहुत भयावह स्थिति है। और अगर समय रहते अगर हम लोग इस पे अंकुश ना लगाएं तो शायद स्थिति और भी भयानक हो सकती है। तो ये ऑनलाइन गेमिंग जो है, अभी ऑनलाइन गेमिंग में पैसे भी इन्वॉल्व हो गए हैं। जी। कितनों को मॉनेटरी बेनिफिट होता है। जब कुछ ऐसा होता है तो उसे बहुत बढ़ा चढ़ा करके सोशल मीडिया पे शेयर किया जाता है कि फला ने इतने लाख कमा लिए, एक रात में कोई करोड़पति बन गया। तो ये गेमिंग है जिसे आपने कहा लत। इस लत के पीछे क्या मनोविज्ञान होता है? बंदा क्यों बार बार पैसे लगाना चाहेगा किसी चीज़ में? देखिए, जब किशोर होते हैं या बच्चे बड़े होते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा कमा के उनको लगता है कि अरे बहुत कुछ वो पा लेंगे। और किशोरों की ये प्रवृत्ति होती है कि पैसा आए, एंजॉय करें और दोस्तों के चेहरा मौज मस्ती करें, ये चीज़ें खरीदें। तो अगर उनको लगता है कि गेम में, अगर शुरुआत दौर में तो एक तरह का आप इंटरनेट पे अगर आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो इंटरनेट आपको फिर से आपके इंटेलिजेंस को पकड़ते हुए फिर वो चीज़ें देने लगता है। तो जब बच्चा गेम खेलता है और तरह तरह के गेम उसके पास आते हैं, और गेम जो ऑर्गेनाइज करते हैं और जो इनको बनाते हैं वो बच्चों के मनोभाव को समझते हैं कि बच्चा कितना कमज़ोर है और कितना इसके पीछे आकर्षित होता है। तो उसको तरह तरह के गेम से आकर्षित करने के लिए शुरुआती दौर में आप देखेंगे उनको 1000 का प्रॉफिट होता है, बच्चा बड़ा खुश होता है। किस केसेस मेरे पास भी आए, बच्चे से पूछा कि आपने गेम क्यों शुरू किया, तो कहा कि पता है मैं 1000 कमा लेता हूँ, और 1000 कमा लेता हूँ तो क्या ये जिंदगी नहीं, मैं अब इसी में देखिए मैं अपना लाइफ बनाऊँगा। तो छोटे बच्चों का जो मस्तिष्क होता है वो बहुत एक्सपेरिमेंटिंग, हमने जो शुरू से कहा, इसके साथ साथ वो दिग्भ्रमित जल्दी हो जाते हैं। और ख़ास करके टीनेज जो होते हैं वो उनके पीयर ग्रुप जो होते हैं उनमें अगर बातें होती हैं कि हाँ गेम से मैं इतना कमा रहा हूँ तो उनको लगता है चलो। और आपने देखा होगा बड़ा आक्रामक गेम होता है, उसमें अगर आप खेल रहे हैं और हार रहे हैं, शुरुआत में तो लोग जीतने के लिए उनको तैयार करते हैं, लेकिन जब हारने लगते हैं तो उनके पास बहुत सारे डिमांड आने लगते हैं, आप ये चीज़ें दीजिए, नहीं तो हम आपके परिवार को ये कर देंगे, आपकी बहन के साथ हम गलत कर देंगे, आपके अकाउंट नंबर को हैक कर लेंगे। तो बच्चे डर जाते हैं और अपने परिवार वाले को बताते भी नहीं है, और जिसको कहते हैं ना दलदल में, वो दलदल में और फंसते चले जाते हैं। तो आपने कहा एडिक्शन
शुरुआत में होता है, बाद में इनके लिए एक बहुत बड़ा मतलब मजबूरी बन घातक जाता और है। मजबूरी हो जाता है। जी जी। जी। तो इस विषय पर हमने कुछ यूथ से भी बातचीत की जी। है। मैं अंकिता कुमारी हूँ। मेरी नज़रिए से देखा जाए तो ऑनलाइन गेमिंग तब तक अच्छी है जब तक एक लिमिट में खेली जाए या सिर्फ मनोरंजन के लिए हो। इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि उनकी कंसंट्रेशन स्किल अच्छी हो जाती है। पर जब बात मनी प्राइसेस की आती है तो यूज़र्स को पैसों की लत लग जाती है। वे सोचने लगते हैं पढ़ने का क्या फ़ायदा फिर, तो वो अपनी पढ़ाई से लगाव नहीं रखते और बाहरी दुनिया से अपनी आसपास की चीज़ों से मतलब नहीं रखते, और बाद में वो शारीरिक और मानसिक बीमारियों के भी शिकार हो जाते हैं। मैं हूँ राहुल कुमार। मेरे ख्याल से शौक के लिए या समय बिताने के लिए ऑनलाइन गेम खेलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब यह शौक एक बुरी आदत में बदल जाता है, जिसे गेमिंग एडिक्शन कहते हैं। और ये गेमिंग एडिक्शन तब और बढ़ जाती है जब गेम खेलने के दौरान यूजर्स को कुछ मनी प्राइज़ मिलती है, और इसी मनी प्राइज़ के लालच में मैंने एक गेम में 500 रुपये लगाए थे और वो कब हार गए पता ही नहीं चला। मेरा नाम दिव्या है और मेरे ख्याल से ऑनलाइन गेमिंग के बहुत सारे बुरे असर भी हैं, खास करके आपके मेंटल हेल्थ पर। और अगर उस ऑनलाइन गेमिंग में मनी प्राइज़ है तो फिर उसकी लत भी लग जाती है, जो कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ऑनलाइन गेमिंग एक इंसान को उसके सोशल लाइफ से भी काफ़ी दूर ले जाता है। मैं इस पक्ष में हूँ कि ऑनलाइन गेमिंग में प्राइज मनी होना चाहिए। मेरा मानना है कि ऑनलाइन गेम में प्राइज मनी होने से कई बेरोजगार लोग, जिन्होंने महामारी के दौरान अपनी कमाई का जरिया खो दिया है, और वे लोग जिन्हें विकलांग होने के कारण नौकरी नहीं मिल पाती, उन सभी के लिए ऑनलाइन गेमिंग में प्राइज मनी उनकी कमाई का स्रोत है। ऑनलाइन गेमिंग के प्राइज मनी से कई परिवार और कई बच्चों को भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, और दूसरी ओर ऑनलाइन गेमिंग से इंसान की सोचने की शक्ति भी बढ़ती है। तो कुछ यूथ ऐसे भी हैं जिन्हें कि इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी दिखता है। तो हमारे साथ राघवेंद्र जी हैं, आपसे लीगल ओपिनियन जानना चाहेंगे। राघवेंद्र जी, ये जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं, ब्रॉडली हम देखें तो इसे 2-3 कैटेगरीज में रख सकते हैं। एक तो ई स्पोर्ट्स हो गया, जो पहले बच्चे वीडियो गेम खेलते थे वो अब ऑनलाइन हो गया और वो ग्रुप में लोग खेल रहे हैं, और इसमें प्रोफेशनली भी कुछ लोग खेलते हैं। एक फैंटेसी स्पोर्ट्स है, और इसमें जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो एक चांस बेस्ड गेम भी होता है, जिसे प्योर गैम्बलिंग कह सकते हैं। तो स्पोर्ट्स है यहाँ या गैम्बलिंग है, और इसको लेकर के हमारे पास लॉज कितने क्लियर हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जी सर, धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि भारत में हमारे पास जो एक्ट है, जो कि मेजरली अभी सेंट्रल एक्ट जो कि गवर्न करता है गेम्स को, वो पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 है, जिसको हम लोग सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 का। तो जैसे कि इसका ईयर से ही पता चला 1867, ये आज़ादी से भी बहुत पहले का एक्ट है। कॉलोनियल एरा का, जब अंग्रेज ही हम पे राज करते थे, तभी ये एक्ट बनाया गया। तो मेजरली अधिकतर स्टेट्स में अभी हम इसी में अमेंडमेंट कर करके आगे अभी अपना काम चला रहे हैं। कुछ स्टेट्स ने अपना अमेंडमेंट लाया है। अब 1867 में स्वाभाविक बात है, जब ये एक्ट आया था तब ना मोबाइल का कॉन्सेप्ट था और ना मोबाइल गेम, तो स्वाभाविक बात है कि उस समय ऐसा कोई प्रोविज़न उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन आज जब ऐसी स्थितियां आ रही हैं कि ऑनलाइन गेम एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव समाज पे लेके आ रहा है, काफ़ी सारे इंसिडेंट से पेपर रोज़ाना भरा रहता है कि आज 2.5 लाख रुपया इस बच्चे ने, बच्चों को तो छोड़ दीजिए, कई सारे इंसिडेंट्स है। 2020 में एक विशाखापट्टनम में एक 33 साल के व्यक्ति ने रेलवे पटरी पे अपना सर रख के आत्महत्या कर लिया, कुछ लाख रुपए उनके। तो ये एक लुभावना चीज़ है कि हो सकता है आप उस गेम में 10 दिन 100 रुपया जीत रहे हैं, आपको लगा कि ये हमारा व्यवसाय हो सकता है, जैसे कि कुछ युवाओं ने अपना विचार रखा था कि ये कमाई का एक जरिया हो सकता है। तो लोग, बेरोजगार लोग इस ट्रैप में फंसते हैं। हमारे लॉ में एक वर्ड है हनी ट्रैप, मतलब आप पहले प्रलोभन देते हो किसी को कि ये 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, और हो सकता है बाद में अब 2.5 लाख रुपया एक बार में लगा दो और वो चीज़ सारा पैसा चला गया, तब इंसान को पता चलता है। तो कानून के नज़र से देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में गेम को 2 भागों में क्लासिफाई किया। मैं एक बार क्लियर कर देना चाहूँगा। पहला है गेम ऑफ स्किल्स और दूसरा है गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल्स मतलब कौशल का खेल, ऐसा कोई ऑनलाइन गेम ही जिसमें, जैसे कि चेस है कोई ऑनलाइन गेम जिसमें हमारा स्किल्स दिमाग लग रहा है, उसमें पैसे का कोई न पैसे हम लोग उसमें लगा रहे हैं ना पैसा आ रहा है, तो ऐसा गेम बिल्कुल लीगल है। ऐसा गेम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हम खेल सकते हैं। दूसरा है गेम ऑफ चांस।
गेम ऑफ चांस में कई सारे जैसे कि ये गेम पोकर चलता था, 2017 में केस आया था, कोर्ट ने पोकर को बोला कि ये गेम ऑफ चांस है और इसे इलीगल बताया गया। तो गेम ऑफ स्किल्स जिसे मैंने बोला था कि लीगल है, अगर उसमें भी पैसा आ जाए तो कोर्ट मानती है कि ये इलीगल हो जाता है। तो जहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं वो इलीगल है, लेकिन वर्चुअली क्रिकेट खेलते हैं, इसे फैंटेसी स्पोर्ट्स जो आपने अभी मेंशन किया था, इस पे भी हमारे पास एक केस है, श्री वरुण गुम्बर वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, जिसमें कोर्ट ने इसे माना कि ये गेम ऑफ स्किल्स में ही आता है अभी और ये इलीगल नहीं है। तो अभी मतलब कानून एक जगह सम्मिलित नहीं है, सेंट्रल एक्ट्स का अमेंडमेंट करके हम लोग काम चला रहे हैं, लेकिन अब जैसे कि सिचुएशन बदल रहा है तो हमारे पास कई सारे स्टेट एक्ट्स आए हैं, हर एक स्टेट्स ने अपने हिसाब से अपना अपना एक्ट बनाया है। मैं एक दो स्टेट्स के बारे में बताना चाहूँगा। अभी रिसेंट में मेघालय ने मेघालय रेगुलेशंस ऑफ गेमिंग एक्ट 2021 बनाया है, जिसमें उन्होंने लाइसेंस देने का प्रावधान लगाया है कि ऑनलाइन गेम्स और ऑफलाइन गेम्स में जैसे कसिनो हो गया, 5 स्टार होटल्स या फिर इन जगहों पे जो कसिनो जहाँ पे पैसे का आदान प्रदान होता है, वैसे चीज़ों के लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, और अगर विदाउट लाइसेंस आप ये चीज़ करते हैं तो वो ब्लॉक रहेगा। तो कई सारे ऐसे स्टेट एक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि इंटरनेट बढ़ रहा है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि मेघालय में जिन व्यक्तियों ने ये लाइसेंस नहीं लिया उनके लिए इलीगल है, तो हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर गेम है जो कि उस स्पेसिफिक एरिया के लोगों को एक्सक्लूड कर रहा है, मतलब वहाँ के लोग इस गेम को नहीं खेल सकते हैं कानून के द्वारा। लेकिन VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक बहुत बड़ा इंटरनेट पे ही शस्त्र बोलिए, जिसके द्वारा वो मतलब लोकेशन ही चेंज कर देता है, आपके लोकेशन वो प्रॉक्सी हो जाता है, वो पता चलेगा कि आप ऑस्ट्रेलिया से उस गेम को खेल रहे हैं जबकि आप एक्चुअली बैठे हुए हैं मेघालय में। तो एक सेंट्रल एक्ट की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है, और एक सेंट्रल एक्ट 2018 में शशि थरूर साहब के द्वारा दी स्पोर्ट्स ऑनलाइन गेमिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड बिल 2018 को पार्लियामेंट में लाया गया था, जिसमें जैसे कि नाम से ही दिख रहा है ऑनलाइन गेमिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, जो कि इन तरह का फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में एक कमेटी बने, पुलिस एक्शंस हो। लेकिन ये जनरल इलेक्शंस के समय में ये पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गया और उसके बाद ये रीइंट्रोड्यूस नहीं हो पाया। तो बेसिकली अभी हमारे पास कोई एक सेंट्रल मजबूत लेजिस्लेशन नहीं है जो कि ऑनलाइन गेम्स और इससे होने वाले फ्रॉड्स को गाइड करे। मतलब ये अभी भी हमारे पास कोई ऐसा कानून ही नहीं है जिससे हम क्लियर कट कह सकें कि ये इलीगल है और ये लीगल है। जी। तो ग्रे एरिया में आता जी है। बिल्कुल। तो आपने बहुत विस्तार से बताया है कि इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या है, लेकिन सवाल वही का वही रह जाता है। मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, शराब का सेवन है या सिगरेट तंबाकू, जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी बच्चों से दूर रखने के लिए सरकार ने नियम बनाए हैं। कैसीनो में भी बच्चे नहीं जा सकते और गेम नहीं खेल सकते, लेकिन यहाँ इन्होंने बताया कि प्राइवेट नेटवर्क होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN, पता भी नहीं चलता कि लोकेशन क्या है। और आजकल तो सक्सेसफुल पेरेंटिंग के लिए मोबाइल का होना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आप क्या कहेंगे कि माता पिता वर्किंग हैं या उतने मैच्योर नहीं है, बच्चे ने 4-5 बार जिद करी, एनॉयड हो गए, मोबाइल दे दिया, हर चीज़ का सॉल्यूशन मोबाइल, और यही चीज़ बच्चों को इस लत की ओर ले जा रही है। क्या कहेंगे डॉक्टर बिंदा? बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे अभिभावकों के पास आज टाइम नहीं है, दोनों वर्किंग हैं। अगर बच्चे परेशान कर रहे हो, इवन कि आपका बच्चा खाना नहीं खाता है तो आप हाथ में मोबाइल दे देते हैं और बोलते हैं चलो गेम खेलो और खाना खा लो। अगर आप कोई काम कर रहे हो, आप हर घर में अगर आप नज़र डालें तो माता पिता किसी के पास टाइम नहीं है उनका बच्चा क्या कर रहा है, कौन सा गेम खेल रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात हम लोगों के दिमाग में डालनी है कि ये जो ऑनलाइन है या इंटरनेट है वो एक ज़रूरत है, लेकिन इसका सही उपयोग क्या होना चाहिए अभिभावकों को जाननी चाहिए। क्योंकि आप ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट फ्रेंडली नहीं हैं, बहुत से पेरेंट्स नहीं हैं, फिर इतना तो पता है कि उनका बच्चा इतना देर कर क्या रहा है, ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है। और आपको बहुत टाइम नहीं देना है, पर बच्चों के एक्टिविटीज़ को इनडायरेक्टली आपको वॉच करना है। क्योंकि अब अगर बच्चा आपका दिन भर मोबाइल में बैठा रहता है तो आप थोड़ा तो अपने घर का डिसिप्लिन भी चेंज कीजिए ना, कि आप लोगों का भी एक टाइम बना हो कि दिन भर आप माता पिता हाथ में मोबाइल लेके बैठेंगे तो बच्चे से आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो पेरेंटिंग का यहाँ रोल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि एडिक्शन में डालने वाले सच मानिए तो हम अभिभावक हैं। अगर हमने शुरू से अगर ये आदत नहीं डाली, अगर मान लो कोई बच्चा गेम खेल रहा और अचानक उससे आप छीन लेते हैं मोबाइल
और वो चिल्लाता पटकता, ये सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज़ की आदत लगाने के पहले हमें इस बात को गौर करना है कि बच्चा आपका कहीं इस आदत का गुलाम ना हो जाए। तो हम ऐसा कुछ क्यों ना करें कि आपका बच्चा पढ़ाई भी करे और 1 घंटा 2 घंटा खेलने के लिए दें और साथ में उसके साथ बैठे। अब जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारे गेम हैं जो मेंटल पजल के लिए होते हैं, शतरंज होता है, लूडो होता है, बच्चों का मेंटल ग्रोथ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। लेकिन आप किसी भी चीज़ की अति, चाहे वो पढ़ाई की हो, खेलने की हो, नेट की हो, कभी भी एक्सेस कोई भी चीज़ फ्रूटफुल नहीं होता है। तो यहाँ 2 बातें सामने आती हैं। पहला चीज़ कि बच्चों को सही और गलत की जानकारी देनी होगी, उनको बताना होगा कि आज साइबर क्राइम की स्थिति का क्या है और बच्चों को बैठ के बातें करनी होगी, उनको क्वालिटी टाइम देना होगा। अगर बच्चे इसमें जैसे एक एग्जांपल आपको दे दें कि कुछ बच्चे इस गेम में फंस चुके हैं और अपने अभिभावकों को बता नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर उनको डर लगता है कि अगर वो बताएंगे तो पता नहीं मारेंगे, पीटेंगे, क्या करेंगे, और धीरे धीरे वो फंसते जा रहे हैं। जैसे एक केस है मेरे पास अभी रिसेंट आ रहा है, जिसको बहुत डर लगता है और वो कई दिनों से रूम में बंद है। जब उसके पेरेंट्स किसी तरह लाए तो उसने बताया कि मैं इस तरह मैंने बहुत सारे पैसे को अपने ख़त्म कर दिया है और मेरे अभिभावकों को पता चलेगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। फिर बाद में उन लोगों को किसी तरह दोनों को कोऑर्डिनेट किया गया और कैसे निकाला गया। टाइम लगा, ऐसा नहीं लगा, लेकिन ये तब संभव हुआ जब अभिभावकों ने बच्चों की भावनाओं को और उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की। तो 2 चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान देनी है कि बच्चा अगर गलत जा रहा है तो उसे मारने पीटने के बजाय अभिभावक थोड़े बच्चों को सहयोग दें और खुद के व्यवहार में। और जैसे कि आज हमारे यहाँ स्थिति क्या है, अगर इंटरनेट नहीं होता है, मोबाइल नहीं होता है, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी ऑक्सीजन ही हमसे चली गई है। जी। तो जान ही चली जाएगी। तो ये जान चली जाएगी की आदत हम लोगों ने लगाई है ना। बच्चे तो पैदाइशी नहीं सीखे और ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि इंटरनेट में हमें बहुत कुछ नहीं दिया है, पर इस ज़रूरत का मिसयूज़ नहीं होना जी। तो और कोविड टाइम्स में देखिए, जी। जब से लॉकडाउन लगा तो स्वतः लोग स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम बिताने लगे। OTT प्लेटफॉर्म्स की बाढ़ आ गई, जो वो भी अनियंत्रित है। और जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो जिन लोगों को ऑनलाइन गेमिंग से कोई सरोकार नहीं है या जो नहीं चाहते, उन्हें भी लुभावने विज्ञापन दे देकर उस ओर खींचा जाता है, क्योंकि इंटरनेट अपने आप में बहुत ही हाईली अनरेगुलेटेड मीडियम है जिस पे सेंसरशिप ना के बराबर है। लेकिन वहीं अभी जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कुछ यूथ्स के, कुछ युवाओं की बातें सुनी जी। तो उनमें से कुछ युवाओं को ये भी लगता है कि ये रोजगार का एक जरिया है, ये एक प्रोफेशनलिज्म, मतलब एक एमेच्योर टाइम पास नहीं है, लोग प्रोफेशनल्स भी बन सकते हैं। जैसा कि एक युवा ने कहा कि एक जरिया है उन लोगों के लिए जिनकी नौकरियां ख़त्म हो गई कोविड टाइम्स में और जिन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। किसी ने कहा कि नहीं, इसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट तो होना ही होना चाहिए। तो एक ये साइकोलॉजी भी है जो हमारे यूथ्स को इस दिशा की ओर ले जा रही है। ये यूथ्स हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो कल को जब ये बाहर आएंगे तो हो सकता है इनके पास करियर ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी हो कि मुझे एक ऑनलाइन फैंटेसी गेमर बनना है। आप क्या कहेंगे राघवेंद्र जी? मैं बिल्कुल मानता हूं कि कुछ युवाओं का ये मानना है कि इससे पैसा आ सकता है। मैं इसे समझाना चाहूँगा शेयर मार्केट कुछ लोग पढ़ लिख के लगाते हैं, वो करोड़ों कमा रहे हैं, अरबों कमा रहे हैं शेयर मार्केट से। और जहां दूसरे लोग शेयर मार्केट को सट्टा बाजार की तरह देखते हैं, वो कुछ पैसे लगाते हैं, हार जाते हैं, घर बार बेच के वो रोड पे आ जाते हैं। तो अगर इसको लीगलाइज कर दिया गया, आगे चल के सरकार इसे लीगलाइज कर देती है, तो बेशक ये एक रोजगार का जरिया बन सकता है। इवन सरकार को भी काफ़ी बड़े अमाउंट में टैक्स मिलेगा और ये इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत बड़ा एक मददगार फैक्टर साबित हो सकता है। लेकिन शेयर मार्केट का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इसमें पढ़ लिख के जानकारी रख के इन्वेस्ट करना और वहाँ से पैसे निकालना वो अलग चीज़ है, और बेवकूफ़ी करके पैसे लगाना और सब कुछ खो जाना वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे जागरूकता भी ज़रूरी है। अगर आप स्किल्ड हैं तो आप इसमें आगे बढ़िए, और अगर आप स्किल्ड नहीं है, आप बस पैसे के लिए इसमें लगा रहे, कहीं से आपने सुना, किसी को आपने देखा कि उसने कल करोड़ों कमा लिया है, आज आपने भी अपना खेत वेत बेच के पैसे उसमें लगा दिए, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो किसी चीज़ के बारे में सोचिए, समझिए, उसके बारे में पढ़ाई करें और फिर उस चीज़ के बारे में आगे जाएं। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ही, ये देश के साथ साथ युवाओं
का रोजगार का भी। बेंगलोर में 100 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं जो कि गेमिंग कंपनीज से रिलेटेड है। अब वो उन कंपनीज में दूसरों को रोजगार देते हैं, तो ये पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार, जो कि VFX है, एनिमेशन है, गेम्स में इसका भी इस्तेमाल होता है गेम बनने में, तो ये रोजगार मुहैया कराने का भी सेक्टर है। लेकिन अनरेगुलेटेड कोई भी चीज़ हो जाए तो वो आगे क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देता है। तो एक रेगुलेशन आ जाए, प्रॉपर रेगुलेशन आ जाए, उसके बाद ये अच्छा हो सकता है। जी। लेकिन डॉक्टर विंदा, आपको नहीं लगता कि जो हमारा समाज है जी। यहाँ तो पेरेंट्स अपने बच्चों को रेगुलर स्पोर्ट्स की तरफ भी नहीं झांकने देते? कोई बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है या फुटबॉल खेलना चाहता है, बचपन से कहते हैं कि नहीं नहीं, खेल कूद में ध्यान मत लगाओ, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ये चीज़ तुम्हें आगे ले जाएगी। तो वहाँ इस चीज़ को, जो थोड़ा बहुत अभी भी फैंटेसी स्पोर्ट्स जो है वो रेगुलेटेड नहीं है और चांस बेस्ड है, तो क्या पेरेंट्स को इधर सोचना चाहिए, या जो यूथ ऐसा सोच रहे हैं क्या उनको ऐसा सोचना चाहिए? देखिए, यूथ तो हमेशा हर चीज़ को तुरंत पाना चाहता है, उसके पास पेशेंस नाम की चीज़ नहीं होती, और जितना अर्न करने की उनकी चाहत होती है उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। पर किसी भी चीज़ के लिए आप कोई भी गेम खेलते हैं, पर एक बेसिक आपके पास नॉलेज होना चाहिए। बच्चे, जैसे आपने सुनाया, बच्चों का कहना था कमाने का, आपने अपनी डिग्री तक नहीं ली, आप गेम खेलने के लिए भी दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, वो भी आपके पास नहीं है, तो कम से कम बेसिक समझ लीजिए कि आप ट्रेन पकड़ना है तो आपके घर ट्रेन नहीं आएगा, आपको कहीं ना कहीं स्टेशन जाना है। तो बच्चों को इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि बेसिक जो उनकी पढ़ाई है, ठीक है आपके माता पिता क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन बहुत से अभिभावकों में जागरूकता है ये कि अगर मेरा बच्चा अच्छा क्रिकेट खेलता है तो पढ़ाई करें ना, उसको साथ साथ क्रिकेट की भी ट्रेनिंग दें। तो अगर बच्चा आपका है, लेकिन आजकल तो हर बच्चा गेम खेल रहा है, क्या सबका कैरियर उसके अंदर बनने वाला है? ज़्यादातर जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं उसमें कोई भी बच्चा ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जो गेम में अपना लाइफ बना सकता है। यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई को भी उसने ख़त्म कर दी, बाद में उसके पास क्या बच जाएगा? फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, और धीरे धीरे वो मेंटल डिस्ट्रेस में आ जाएगा। तो इसके पहले ही क्यों ना हम सतर्क हो जाएं, उन्हें बताएं कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि बच्चा, आपने जिस ग्रुप की बात की, वो सब दिग्भ्रमित होते हैं, और हमेशा हम लोग भी इस उम्र से गुजर चुके हैं, लगता था कहीं से पैसा आ जाए, ज़िंदगी का आराम लिया जाए। तो बच्चे भी वही हैं, अब समझाने का काम तो हमारा है, आपका है, आपके माध्यम से, टीवी, रेडियो, अखबारों के माध्यम से बच्चों को एक सही गाइडलाइन देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गेम खेलें, गेम बुरा नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ की अति जो है वो बुरी होती है, वो एडिक्शन होता है, और चाहे वो शराब हो। अभी किताब की बात करें तो अभी मेरे पास 2 बच्चे आते हैं जो सिर्फ बड़ों की किताबें को पढ़ते हैं, और ये स्थिति है कि अपने किताब को तो उन्होंने छुआ भी नहीं है। अब दिन भर वो विवेकानंद की किताब पढ़ते पढ़ते अभी आ रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए। तो किसी भी चीज़ की अति जो है हमेशा अति सर्वत्र वर्जित कहा भी गया है। राघवेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जैसे कि मैं भी अभी यंगस्टर्स में ही आता हूँ। कुछ समय पहले मैं भी गेम खेलता था ऑनलाइन खाली समय में, तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते थे, मान लीजिए कि मैं पेमेंट कर पाऊँ। होता क्या है, मैं इसे समझाना चाहूँगा कि जैसे मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, गेम में सबसे पहले लेवल पे मुझे एक रिवॉल्वर मिला। अब वो 1 मिनट में 5 फायर करता है। तो गेम्स में काफ़ी सारे ऐसे वर्चुअल हथियार अवेलेबल है, AK-47 अवेलेबल है, जिसमें हम 1 मिनट में 100 राउंड फायर कर सकते हैं और दुश्मन को गेम में मार सकते हैं। तो अगर हम उसे खरीदना चाहते हैं तो सबका एक कॉस्टिंग होता है कि 2000 रुपये, 4000, 5000 रुपये में। तो बच्चे वो उससे प्रभावित होते हैं, वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। स्कोर बढ़ाने के लिए वो अपने पिताजी के, माताजी के, जो भी उसके पास पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल होता है, वो एक एज ही ऐसा होता है कि उस एज पे बच्चों को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता और वो पेमेंट करते जाते हैं। और जब ये बात पेरेंट्स को पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो गया होता है, काफ़ी पैसे खत्म हो गए होते हैं। तो मैं सलाह ये देना चाहूँगा कि जैसे कि मैम ने बताया कि उनको देखना ज़रूरी है, उन पे गाइडेंस करना ज़रूरी है। दूसरा ये कि काफ़ी सारे फ़ोन्स में, टैब्स में, जो कि हम बच्चों को आजकल पढ़ने के लिए दे रहे हैं, चाइल्ड मोड एक अलग से मोड होता है जो कि रेस्ट्रिक्ट कर देता है काफ़ी सारे फीचर्स को, कि आप ये वेबसाइट यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप वो वेबसाइट यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक चाइल्ड के लिए जितना चीज़ ज़रूरी होता है उस मोड में वही चीज़ होता है। तो जब आप बच्चों को अपने घर पे फ़ोन छोड़ के जा रहे हो तो चाइल्ड मोड पे उस फ़ोन को डाल के जाइए, या फिर आप उन फीचर्स को रेस्ट्रिक्ट करके जाइए। आप
पिन कोड लगा के जाइए पेमेंट वाले गेटवेज में, आप एटीएम का चीज़ें शेयर ना करें। देखिए एक एज के बाद 25-30 साल के व्यक्ति को शायद उनमें भी एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन ये चीज़ समझाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन 10 से 15 साल के बच्चों को जो कि नए नए वीडियो गेम्स खेलना स्टार्ट किए हैं, उनमें ज़्यादा आपको ये रेशियो मिल जाएगा कि उनको समझाने की ज़रूरत है ही, वो उम्र ही ऐसा है। तो ये पेरेंट्स का वो है कि आप उन पर गाइड, देखिए आजकल जो नए में नियम भी बन रहा है सेंट्रल एक्ट्स, आप उसमें देखेंगे कि कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं कि जो कि उसके प्रमोशन के लिए होते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या फिर कोई आप ऐसा एक्ट ले लीजिए उसमें प्रोविज़न है कि हम इसका प्रचार करेंगे, लोगों को बताएंगे। पॉक्सो एक्ट, बच्चों के साथ छेड़छाड़ करने पर ये सज़ा है। तो अगर कोई सेंट्रल रेगुलेशन भी आ जाती है आगे, तो उसके बाद भी ज़रूरी है कि मतलब सरकार के लोग घर घर जाके, ये असंभव चीज़ें हैं कि आपके बच्चे पे हर एक समय कोई नज़र रखे। तो ये आपका गार्जियन अगर इस चीज़ को करे तो ज़्यादा बेटर होगा, मेरा यही सलाह है। जी, तो 2-3 बातें तो बिल्कुल ही क्लियर हैं। रेगुलेशन का अभाव है, इंटरनेट पे वैसे भी कोई सेंसरशिप नहीं है। और एक बात जो बिल्कुल सब लोग सहमत होंगे कि जो एज होती है युवाओं की, किशोरों की, टीन्स की और यूथ्स की, वो अति उत्साही एज है। इंथुसिज्म हाई लेवल पे होता है, बच्चा सब कुछ करना चाहता है, यूथ सब कुछ पाना चाहता है, और वो भी जल्दी से जल्दी, और इसी जल्दी में कई बार गलतियां भी हो जाती हैं। तो हमें अपने बच्चों को मोबाइल देते समय, मोबाइल और इंटरनेट आज की ज़रूरत है, हम सब इस पर सहमत हैं। कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, जिसमें कि एडुकेशन भी है। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इंटरनेट और मोबाइल के भी हैं। हमें इस पर जब तक सरकार की तरफ से कोई सेंट्रल लॉ ऐसा नहीं आता, या हमारा समाज एक संदेश देने में, अभी समाज भी कंफ्यूज है कि ये सही है या गलत है, क्योंकि कोई केंद्रीय कानून भी नहीं है। तो जब तक कुछ ऐसा नहीं हो जाता, तो एक पेरेंट्स की हैसियत से, एक गार्जियन की हैसियत से, और समाज के एक जिम्मेदार वयस्क नागरिक होने की हैसियत से, हमें अपने बच्चों को और अपने यूथ्स को सही और गलत ऑनलाइन ये समझाना होगा। तो इस परिचर्चा में आप डॉक्टर बिंदा, आप हमारे साथ रहे और यहाँ हमारे श्रोताओं के साथ इतनी अच्छी जानकारी आपने साझा की। राघवेंद्र कुमार जी, आपने लीगल ऑप्शन दिया, लीगल जो इसकी लीगैलिटीज़ है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को समझाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। धन्यवाद सर।